नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और जैसा आप जानते हैं हर लाइव शो में हम किसी खास मुद्दे पर चर्चा करते हैं और आज का ये जो खास मुद्दा है वो हरियाणा है। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो अगर आप पूरे देश को एक जिस्म मान लें तो हरियाणा जो उत्तरी हिस्सा है यानी नॉर्थ है, आपका फेस है। और फेस में जिस तरह से नाक की अहमियत होती है, नाक है तो आपके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन नाक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सारा दारोमदार इस नाक पे ही होता है। तो हरियाणा नाक की जगह है, दिल्ली के बिल्कुल बराबर में लगा हुआ राज्य है, बहुत ही प्रगतिशील राज्य है। और जिस नाक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप बात देखें पूरे हरियाणा की स्थिति को देखें तो पेरिस ओलंपिक हो या पेरिस में चल रहे पैरा ओलंपिक्स हो, हर जगह भारत की जो नाक ऊंची कर रहे हैं, हरियाणा के नौजवान ऊंची कर रहे हैं नाक। और हरियाणा में बेशक। ही कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में अगर आप रहते हैं, कुरुक्षेत्र आप जानते हैं, पूरा इतिहास जानते हैं, 5,000 साल पहले आपको जाना होगा। श्री कृष्ण वहां हीरो थे, बिना हथियार उठाए उन्होंने महाभारत के युद्ध का संचालन किया, जहां एक तरफ कौरव थे एक तरफ पांडव थे। समय बदल गया है, लेकिन जब भी कोई चुनावी रण होता है यानी चुनावी मुकाबला होता है तो चाहे वो कहीं भी हो, वो से महाभारत से ही जोड़ दिया जाता है जाने अनजाने। हालांकि लोकतंत्र में युद्ध जैसी कोई चीज नहीं होती है, लोग वोट देने जाते हैं और अपने पसंद का नेता चुनते हैं। हरियाणा में स्थिति क्या है आप आज समझ सकते हैं। जैसे महाभारत युद्ध से अगर आप तुलना करें, क्योंकि कुरुक्षेत्र है तो हरियाणा में बात आ जाती है महाभारत के युद्ध की, लेकिन उस युद्ध में दो ही खेमे थे, एक तरफ कौरव सेना थी एक तरफ पांडव सेना थी। लेकिन हरियाणा 90 सीटों वाला छोटा सा राज्य है, यहाँ पर कई सारी सेनाएं हैं, कई सारे दल हैं, कई सारी पार्टियां हैं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। पिछली बार उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, 40 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी, जो कि इनेलो का ही चौटाला परिवार से निकलकर वो पार्टी बनी है, दुष्यंत चौटाला उसको देखते हैं, सर्वे सर्वा है, उनकी 10 सीटें आई थी और उनके साथ गठजोड़ कर कर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। इससे पहले 2014 से लेकर 2019 तक पूर्ण बहुमत की पहली बार सरकार हरियाणा में बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने। तब मोदी लहर थी, एक नया रिकॉर्ड था। अब 10 साल हो गए हैं। पिछली बार कांग्रेस को उम्मीद थी कि शायद बदलाव हो, हरियाणा में उनकी सरकार बन जाए, लेकिन जेजेपी ने उनका खेल बिगाड़ दिया। 10 सीटें जेजेपी ले गई और हरियाणा में 31 सीटों पर हुडा साहब जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुडा, उनके बेटे, उन्होंने जो रणनीति बनाई थी वो कामयाब नहीं हो पाई। इस बार तमाम सर्वे दिखा रहे हैं, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में लोकसभा के 10 सीटें जो हरियाणा की हैं सभी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। मोदी लहर का एक बार असर था, दूसरी बार पुलवामा के बाद चुनाव हुए थे, सेंटीमेंट था, सैनिक है, वीर है, सेंटिमेंटल लोग हैं हरियाणा के, दिल से सोचते हैं, जज्बात के आधार पर फैसला करते हैं। लेकिन इस बार स्थितियां बदली हुई हैं क्योंकि किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन का बड़ा असर हरियाणा में है। किसान प्रदेश है, किसानों की राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण रोल वहां पर है। कांग्रेस को इस बार उम्मीद लग रही है कि वो वापस आ सकती है, लेकिन बीच में ही बात चलने लगी है आम आदमी पार्टी से। तो आम आदमी बिल्कुल। पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन की जो बात है 2-3 दिन पहले ही शुरू हुई है। इससे पहले दोनों पार्टियां कह चुकी थी, लोकसभा चुनाव में एक साथ थी। कुरुक्षेत्र की सीट मिली थी आम आदमी पार्टी को, जहां वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने कह दिया कि विधानसभा चुनाव का ऐलान, विधानसभा चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, ये ऐलान दोनों पार्टियों ने कर दिया। लेकिन अब पता नहीं अचानक क्या हुआ अंदर खाने, उसी को समझने के लिए आज हम चर्चा करेंगे। 2 मेहमान, खास मेहमान हमारे साथ हैं, दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर विजय आर्य विद्यार्थी डॉक्टर हैं जो बीमारियों को दूर करते हैं, लेकिन पेशे से पत्रकार हैं। और डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, जिन्हें आप पहचानते ही हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हमारे नियमित गेस्ट हैं, कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं। और डॉक्टर विद्यार्थी बिल्कुल हरियाणा से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का जो जिला है मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं। मथुरा में रहकर ही पूरे हरियाणा पे ये नजर रखते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सभी की राजनीति पर इनकी बारीक नजर रहती है। और क्योंकि मथुरा और हरियाणा के कल्चर में भी
बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। होडल से मथुरा की सीमा लगती है। इसके अलावा पहले जिला फरीदाबाद था, तो फरीदाबाद के बारे में भी जानते हैं, नूह के बारे में जानते हैं, मेवात का जो इलाका है उसको पहचानते हैं, और राजनीति पर इनकी बारीक नजर लंबे समय से है। बात करेंगे दोनों मेहमानों से, लेकिन पहले समझ लेते हैं ये जो गठबंधन की बात चल रही है, किसने अब तक क्या कहा है, 1 मिनट में आपको दिखा देते हैं। हरियाणा में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा? ये सवाल गर्म है। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच गठजोड़ था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान किया। लेकिन अब कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने कहा है कि आम आदमी पार्टी से बात हो रही है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भी इस मामले में बयान दिया है। निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे। हरियाणा में बीते 10 साल से बीजेपी की सरकार है। विधानसभा चुनाव में वोटिंग 5 अक्टूबर को होगी और नतीजों का ऐलान 8 अक्टूबर को होगा। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खुलकर अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है। दीपक बाबरिया जरूर कह रहे हैं, और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि 7 सीटों का ऑफर, 7 सीटों का ऑफर किया है कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है। केजरीवाल साहब जेल में है। सुनीता केजरीवाल जिले जिले घूम रही हैं हरियाणा के, आज से नहीं लंबे समय से घूम रही हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल जो है हरियाणा के बेटे हैं, इसलिए हरियाणा से खास लगाव है। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं, जब 11 साल पहले आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, यहीं दिल्ली में हुआ था, कांग्रेस के विरोध में हुआ था, वो सब इतिहास का हिस्सा है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी हैं। मैं सीधे आमंत्रित करूंगा डॉक्टर विजय आर्य विद्यार्थी को पहले, क्योंकि उनसे समझ लेते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, अचानक क्या जरूरत हो गई जो दोनों पार्टियां तालमेल के लिए तैयार हो रही हैं। डॉक्टर साहब देखिए वात्सल्य जी, जो आपने बात कही कि ये युद्ध का मैदान है, और बेशक ये युद्ध का मैदान है, यहाँ हथियार दूसरे हों, वो आपके हाथ में हों, लेकिन उन हथियारों को भले ही जनता के हाथ में हमने वोट के रूप में दे दिया हो, असर उसका पड़ता हो, लेकिन उसका सारा उपयोग और संचालन जैसे महाभारत के समय में कृष्ण ने किया था, वैसे ही यहाँ भी वो दल किया करते हैं जो उस समय मुख्य लड़ाई में शामिल होते हैं। और अब आज जो बात उठी है कांग्रेस और आपके गठबंधन की, तो आप ये समझ लीजिए, जब जब ये दोनों दल ये कह रहे थे कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो अंदर खाने उन्होंने अपने आप गठबंधन करने की जो उपयोगिता है इसको दूसरे सामने वाले के सामने सिद्ध कर दिया था कि भाई अगर हम तो चुनाव लड़ने को तैयार हैं अकेले, अगर आप गठबंधन करना चाहते हो तो आप अपना विचार कर लो। और मुझे लगता है कि इसी तरीके के बातों को लेकर के आज ये बात यहाँ तक पहुंची है, तो इसका कल हमें परिणाम भी देखने को सुनने को मिल सकता है कि उन्होंने गठबंधन कर लिया और कितनी सीटों पर जाकर के उनका दोनों का विचार मिला है कि भाई हम कितनी देंगे, हम कितनी लेंगे। और राजनीति में सबसे बड़ी बात है, कोई भी किसी का कभी भी हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता। हमने बहुत सारे लोगों को मिलते देखा है, बहुत सारे दलों को मिलते देखा है, और जिस बीजेपी ने 10 साल तक राजनीति करी है और ये अभी पिछले 2019 से अब तक वहां पर शासन करते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उन्होंने भी जेजेपी से केवल 10 सीटों पर हाथ मिलाया और उसके नेता को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा वो और जगह भी कर रहे हैं और यहाँ भी करते चले आ रहे हैं। तो इस समय कब कौन दल किसके साथ हाथ मिला ले, इसे कोई कुछ नहीं कह सकता, हम आंकलन नहीं कर सकते, और वही स्थिति यहाँ है। तो कांग्रेस इस समय एक पैतरा आगे लेकर के चल रही है। मुझे जहाँ तक लगता है कि भले ही 90 सीटें हैं और 90 सीटों में अगर 8 सीटें भी, वो 9 सीटें भी अगर दे करके और आपके वोट अपने वोटों को काटने से बचा सकती है, तो वो ये खेल खेल रही है कि आप में जो वोट जा सकते हैं वो तो कम से कम वो लोग काट ना पाए हमारे वोट, हमारा वोट तो पड़ जाए। लोकसभा चुनाव से आपने देखा ही है
जैसे जैसे 10 सीटों में से 5-5 सीटें दोनों दलों को मिली है, तो निश्चित है कि कांग्रेस को इस समय अपने आप में बहुत बढ़त लेने की एक उम्मीद जगी है। पिछली बार हम 31 पे थे, तो वो आगे और कितना जा सकते हैं, ये उम्मीद तो उनको जगनी ही चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो राजनीति आगे नहीं चलेगी। बात जी इसलिए डॉक्टर साहब, ये जो संभावना लेकर के लोग चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी बहुमत का आंकड़ा 46 है। मैं अपने देखने वालों को बता देता हूं कि आधी सीटें 45 पर होती हैं, हाँ, आधी बिल्कुल। से एक सीट ज्यादा, यानी 46 बहुमत का आंकड़ा है। पिछली बार 15 सीटें कांग्रेस कम थी, लेकिन इस बार उम्मीदें ज्यादा है, उम्मीदें बेहतर हुई है कांग्रेस की, क्योंकि सेंटिमेंट है इस समय। बहुत सारी चीज है, किसान आंदोलन का भी फायदा उठाने के बारे में पार्टी सोच रही है, एंटी इनकम्बेंसी भी है 10 साल की। लेकिन वही बात समझने के लिए नहीं है कि खिलाड़ी कहीं है। जेजेपी भी मैदान में है, इंडियन नेशनल लोकदल जिसे INLD कहते हैं वो भी मैदान में है। तो इन सब के बीच में मायावती भी वहां पहुंच गई हैं, जिनका INLD के साथ गठजोड़ है। इसी तरीके से जो जेजेपी है उसके साथ चंद्रशेखर, जिनकी नई पार्टी है आजाद समाज पार्टी, कांशीराम, वो लोकसभा में पहुंच गए। उसके बाद से उनका कद बढ़ा है और दलित वोट काफी है, 19% है। उसके बारे में हम अलग से शो करेंगे किसी दिन। लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर में डर है? आम आदमी पार्टी को भी अपनी ताकत दिखानी है, क्योंकि केजरीवाल साहब लगातार जेल में बने हुए हैं, अभी तक जमानत नहीं मिल पा रही है उनको। तो किसे ज्यादा जरूरत इस गठबंधन की है? क्योंकि अभी मामला क्लियर नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है, अब बहुत ज्यादा टाइम है नहीं। दोनों पार्टियों को अपने टिकट भी डिक्लेयर करने हैं, दोनों कह रही हैं कि हम 90 के लिए तैयार हैं। तो डॉक्टर साहब ये भी मुझे बताइए, फिर डॉक्टर सत्येंद्र से हम पूछेंगे सवाल। पहले आप ये बताइए, आपकी नजर में किस पार्टी को ज्यादा जरूरत है, कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को? देखिए, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आम आदमी पार्टी आज पंजाब में या दिल्ली में शासन भले ही कर रही हो, लेकिन वो अभी खुद में ये नहीं कह सकती कि वो हरियाणा में शासन करने की स्थिति में आ सकती है। वो कहीं इस उम्मीद में भी नहीं हो सकते। वो कुछ सीटों की बात कर सकते हैं। और जो एक बात सामने हम निकल के आ रही है कि वो 10 सीटें तक मांग रहे हैं, और जिसमें 7 सीटों का ऑफर कांग्रेस ने स्वीकार भी कर लिया है। अब 1-2 सीट की बात जो की है बीच की, तो वो निश्चित होने की बात जैसे भी होगी सामने आएगी। परंतु मुझे लगता है जो शासन में आने से दल रह गया है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो आज उसको होगी कि हम वो कमी पूरी कर सकें 15 सीटों की। और वो कैसे पूरी होगी, उसके लिए जो उनका संभावित सहयोगी दल हो सकता है, वो निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थितियों में उनको आम आदमी पार्टी ही लगती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर उनके साथ गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में जुड़ी हुई है। तो वो सबसे ज़्यादा उनके नज़दीक थे, इसीलिए उन्होंने उनसे बात करने के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। और ये आधिकारिक रूप से भी सामने बात आ सकती है। अभी तो कांग्रेस के एक नेता ने कहा है, और कहीं सुशील गुप्ता ने भी एक बयान कुछ इस तरीके का दिया है कि पार्टी ही ऊपर तय करेगी हमारी। और एक बयान मैं देख रहा था, कांग्रेस की बड़ी नेता हैं शैलजा जी, उनका भी ये आया है कि हमारा हाई कमान इस मामले में जो निर्णय लेगा हम लोगों को पालन करना है। तो जी ये हाँ, बातचीत शैलजा से जब पूछा गया था जनवरी में, उन्होंने साफ मना कर दिया था। माफ कीजिएगा, कुछ महीने पहले जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने साफ मना कर दिया था हाँ, कि ये तो मैं विधानसभा आज चुनाव में कोई गठजोड़ नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल अगेन उन्होंने कहा कि हाईकमान तय करेगा। और ये खबर परसों से जो बाहर निकल के आई है, तो यही कहा गया कि राहुल गांधी ने ही कहा है, सीधे जी, राहुल गांधी ने कहा है कि गठजोड़ की संभावना तलाशी जाए। राहुल गांधी सूत्र तलाशने की कोशिश में है। कल भी एक लंबी बैठक कांग्रेस की हुई। दीपक बाबरिया इस समय सबसे चर्चित नाम बन गया है, कम से कम उत्तर भारत में, जो कि प्रभारी हैं कांग्रेस के हरियाणा के, तो वो सबसे चर्चित नाम बन गए हैं। डॉक्टर साहब सत्येंद्र कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं। मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 18वीं लोकसभा का पहला भाषण याद आ रहा है। उनका यह कहना था कि कांग्रेस परजीवी हो गई है। परजीवी का मतलब यह था कि जहां पर वो अकेले चुनाव लड़ती है और स्ट्राइक रेट बड़ा खराब रहता है। तो क्या आप लोगों ने सीरियसली, कांग्रेस ने इस बात को सीरियसली ले लिया है कि अकेले वो चमत्कार नहीं कर सकते? एक छोटे से राज्य में, हरियाणा में, जहां बीजेपी ने 10 साल सरकार चलाई है, लेकिन उसके पहले 10 साल
कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, उसे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अगर अकेले लड़ी तो शायद कांग्रेस को ही नुकसान होगा। क्या आप रीजन देख रहे हैं, क्या वजह है, क्यों ये दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया जा रहा है? देखिए वात्सल जी, प्रधानमंत्री जी जो कह ले, लेकिन कांग्रेस पिछले बार उनसे सिर्फ 14 सीट पीछे, ये 9 सीट पीछे थी भारतीय जनता पार्टी से थी। ये बहुत बड़ा अंतर नहीं था। परजीवी की स्थिति में हरियाणा में कांग्रेस नहीं है, और मुझे जहां तक मालूम है आज के डेट में कांग्रेस अकेले दम पर वहां पर सरकार बना सकती है, जो सर्वे रिपोर्ट अभी तक का बता रहा है। लेकिन इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट, बड़े पैमाने पर जो है हमारी लड़ाई बीजेपी से, उसमें हम मित्र दल को चाहते हैं कि हम लोग साथ रहे, एक यूनिटी बने देश भर में। और उस क्रम में क्योंकि बीजेपी से सीधा लड़ाई है हरियाणा में, और एक फैक्टर है आम आदमी पार्टी, और उसके साथ रहा है लोकसभा में हमारा तालमेल, एक सीट पर हरियाणा में तालमेल भी था। और ये जो बात है कि तालमेल अगले विधानसभा चुनाव में नहीं रहेगा, कोई भी बड़े जिम्मेवारी वाले जगह पर लीडर थे, उन्होंने ये बात नहीं कहा है। ना तो उन्होंने किसी प्रभारी ने कहा है, ना प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा है, न जो हमारे सर्वमान्य नेता जो देश के हैं उन लोगों ने कहीं भी कहा है। तो ऑप्शन खुला हुआ है। अब वक्त की बात है, ये वक्त है इस तरह की बात रखने की। समय पर किसी ने रखा, राहुल गांधी जी ने ही व्यक्त किया, और आपके तरफ से भी उनके जो प्रभाव वाले आदमी हैं, कभी केजरीवाल साहब का यह बयान नहीं आया है, या वहां के अध्यक्ष का बयान नहीं आया है कि नहीं तालमेल रहेगा। तो अब धीरे धीरे ये बात चल रही है। अगर एक जगह पर आएंगे और निश्चित तौर पे अगर तालमेल होता है, तो जो बीजेपी विरोधी मत हैं, दूसरे पार्टी के साथ तो हैं ही, जो विरोधी मत हैं उनका बिखराव नहीं होगा, वो एक साथ होंगे और इसका बड़े लेवल पे फायदा मिल सकता है। ये गठबंधन होगा क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल भी एक मैदान में है, दूसरी तरफ जेजेपी भी है, जिनका कुछ महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ टूटा है। तो ये पार्टियां भी हैं, मजबूत पार्टियां हैं, सरकारें चला चुकी हैं। जेजेपी गठबंधन की सरकार चला चुकी है, आईएनएलडी की तो बिल्कुल सरकार ही रही है। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए क्या कोई विश्वसनीय दल है? क्योंकि अगर आप गोवा में देखें तो गोवा में जाके आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खेल बिगाड़ती है, पंजाब में वो अलग चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली विधानसभा में अलग लड़ने की बात करते हैं, लोकसभा के पहले गठजोड़ बनाते हैं, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के पहले ही ऐलान कर देते हैं कि साहब हमारा गठबंधन खत्म हो गया, हम दिल्ली विधानसभा में साथ नहीं लड़ेंगे। इसके पहले अगर आप बैक हिस्ट्री में चले जाइए, 2013 में जब इस पार्टी का बिल्कुल शुरुआत थी, पहला इलेक्शन इन्होंने लड़ा, कांग्रेस विरोध में ये पार्टी बनी, बिल्कुल सर, दिग्गज नेताओं को इन्होंने गाली दी, उसके बाद कांग्रेस के सहयोग से ही सरकार बनाई और 28-30 दिन में वो सरकार गिरा दी। उसके बाद फिर कांग्रेस का इन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। तो कांग्रेस के लिए क्या ऐसी मजबूरी है जो ऐसे पार्टनर को तलाश कर दोबारा उनके दरवाजे पर जाकर या उन्हें अपने दरवाजे पर बुला रहे हैं? क्या दिक्कत है, क्या कमजोरी है, क्या परेशानी है? क्या इनसे विश्वसनीय कोई पार्टनर नहीं है, या लगता है कि ये अंदर खाने का खेल है, दुनिया के सामने हम कभी दोस्ती कभी दुश्मनी दिखाते हैं, अंदर से हम एक ही हैं? क्योंकि कई लोग आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की बी टीम भी कहते रहे हैं जब से ये पार्टी बनी है तभी से। तो क्या सच क्या है आखिर? नहीं, ये तो कांग्रेस, हाँ कहिए आप बताइए। ये कांग्रेस की बी टीम नहीं है वात्सल जी। अगर इनका इतिहास देखिएगा तो ये तो बीजेपी के साथ आंदोलन में थे कांग्रेस के विरुद्ध, और ये कांग्रेस के विरुद्ध ही आए हैं, खड़े हुए हैं। तो ये कांग्रेस के बी टीम कैसे हैं? ये तो बीजेपी के बी टीम के रूप में थे जब इनका निर्माण हुआ, जब ये पार्टी जब इन्होंने बनाया। अन्यथा ये सारे लोग थे, बीजेपी के साथ थे, आंदोलन में साथ थे, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आज जो देश की हालात है, इन परिस्थितियों में बीजेपी शासन में है 10 वर्षों से,
हरियाणा में भी और देश में भी। और ये ऐसा मानना है कांग्रेस का कि इनका शासन सौहार्द लाने वाला नहीं है, देश में विकास लाने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनको इससे दूर रखने के लिए वैसी शक्तियां जो इनके विरोधी हैं आज के डेट में, आज के हालात में। अब देखिए पंजाब की बात आप करेंगे तो बीजेपी वैसी कोई शक्ति नहीं है पंजाब में। पंजाब में तो कांग्रेस है और आप है और अकाली दल है, बीजेपी कहीं नहीं है। तो वहां पर तालमेल आपके साथ है जहां पर बीजेपी कोई शक्ति के रूप में है। और जहां तक गोवा के बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? गोवा, दिल्ली, तो जब तक गोवा की बात थी वात्सल जी, तब तक हमारे साथ तालमेल नहीं बैठ पाया था। हाँ, जहां आम आदमी पार्टी को जरूरत है वहां तालमेल कांग्रेस के साथ वो आ जाते हैं, जब चाहते हैं अपनी सुविधा से आते हैं साथ, अपनी सुविधा से निकल जाते हैं। डॉक्टर विद्यार्थी, क्योंकि चर्चा लंबी हो गई है, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है जरूरत। जब भारतीय जनता पार्टी को पीडीपी जैसी धुर विरोधी पार्टी से हाथ मिलाने की स्थिति में ले आए तो कांग्रेस और आप का तो मिलना बनता है, जबकि दोनों का कॉमन दुश्मन उनके सामने खड़ा हुआ है। तो और वो साफ कह रहे हैं कि अगर ये मिल रहा है, आगे मिलन हो रहा है और अगर हमारा हाई कमान ये निर्णय ले रहा है तो निश्चित रूप से उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी को हराना और सत्ता से दूर रखना पहला और आखिरी हमारा ध्येय है। तो उस ध्येय की पूर्ति के लिए अगर आज वो मिल रहे हैं, और मुझे जहां तक लगता है कि दोनों की आपसी समझ भी पहले से और आज में बदलाव आया है। जो कांग्रेस उनकी विरोधी रही है हमेशा से, जिसके आप वाले विरोधी रहे हैं, उनमें अगर ये कुछ बदलाव आया है, राष्ट्रीय स्तर पर वो एक गठबंधन में खड़े हुए हैं, तो आज जिस हरियाणा में आपने एक बात अभी कही थी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस परजीवी हो गई है, तो वही प्रधानमंत्री जरा इस सवाल को बता दें कि जिस हरियाणा में वो धड़क होकर के राज्य कर रहे थे पिछले टर्म में, वो इस टर्म में जेजेपी जैसी कल परसों की बनी पार्टी से सहारा लेकर के खड़े होते हैं, चलाते हैं, और वो खुद कहेंगे इस बात को कि वो कांग्रेस परजीवी हो गई है। तुम दूसरे के बैसाखी पे चल रहे हो और आज तुम्हारी सरकार केंद्र में कहाँ चल रही है? तुम तो वहां भी 32 सीटें पीछे रह गए। आज भी तो तुम उनके सामने नतमस्तक हो, नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के नायडू के सामने। तो परजीवी तो वो खुद हैं। और उनके यहाँ भाजपा में आप ये देखिए, जो पहले एक विचारधारा की बात होती थी, अब तो बिल्कुल धुर विचारधारा विरोधी के साथ वो हाथ मिलाते हैं, सरकार बनाते हैं। और कोई भी शख्स जिसको पहले दिन गाली दे रहे होते हैं, दूसरे दिन उसे गले लगा रहे होते हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, अजित पवार के लिए क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री में, और दूसरे तीसरे दिन देखिए 2 दिन बाद क्या हुआ, वो आधा वो लेके अपनी पार्टी चले जाते हैं उनके पास, तब वो बिल्कुल निष्कपट हो जाते हैं, उन पर कोई आरोप नहीं रह जाता, बिल्कुल दूध के धुले बन जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो आज गंगा हो गई है। वहां तो कोई भी राजनीतिक दल जाए, राजनीतिक नेता जाए, वो सब कुछ सही हो जाता है। और जनता नहीं देख रही है क्या? अरे ये नेता कोई भी बात करते रहें, सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि वोट डालने वालों के विचारों में परिवर्तन आया है, उसीलिए ये लोकसभा में लटके रह गए हैं। वो तो थोड़ी बहुत कभी इन्हीं में रह गई थी। जो विपक्षी गठबंधन है, वो अगर पहले ही इतना सजग हो गया होता तो पता नहीं परिणाम और क्या होते। वही स्थिति यहाँ भी बन रही है। जिस हरियाणा में 10 साल में आपने कोई विकास करके नहीं दिया, लोग वहां त्राही त्राही कर रहे हैं, किसान मारा मारा घूम रहा है, और किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, आज भी तो आंदोलन पर हैं वहां 200-250 दिन हो गए हैं। किसान के क्या कहते हैं, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर क्या स्थिति है, सिंधु बॉर्डर पर क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट तक दुनिया भर की बात कह चुका है, तब भी आप क्यों नहीं उनको समझा पा रहे हैं? और उनके लिए जिस तरीके की आपने किसानों के लिए किलेबंदी करी, पहले तो आप स्थितियां लाते हैं कि लोग आंदोलन पे उतारू हो, उनको हर तरीके से आप दबाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए इस तरीके के कानून लाते हैं कि जो किसानों के बिल्कुल मुंह बंद कर दिए जाएं और उद्योगपतियों के पेट भर जाएं, उनके गोदाम भर जाएं, और तब अगर किसान कुछ कहने के लिए आता है तो आप सुनने को तैयार नहीं होते।
और अगर वो सड़कों पे उतर आता है तो सड़कों को आप किलेबंदी कर देते हैं, कीले गाड़ देते हैं, बड़े-बड़े सीमेंट के टीले खड़े कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो वो किसान क्या आम आदमी नहीं है? उसके बीवी बच्चे नहीं हैं? उन्हें नहीं मालूम हो रहा है? तो ऐसे लोग अगर उनके खिलाफ आ जाते हैं, तो क्या बुराई है? दूसरे लोग जो उनके विरोधी है, वो एकजुट हो जाएँ। ये तो बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए, बाकी दलों को भी देखना चाहिए, लेकिन सब अपने-अपने फ़ायदे और नुकसान को देखते हुए बात करते हैं कि अगर ये बढ़ जाएगा तो मेरा घाटा होगा, वो बढ़ जाएगा तो इसका घाटा होगा, ये गिर जाएगा तो वो उठ जाएगा। तो इस तरीके की बात है, ये तो सब वोटों का गणित है, सब अपना आगा-पीछा सोच के चल रहे हैं। वैसे ही कांग्रेस ने सोचा है, अगर कांग्रेस में पहले ये बात सोचते थे कि भाई हमें बिल्कुल अकेले लड़ना है, तो हो सकता है वो उस तरीके से लड़ते। लेकिन आज उन्होंने कुछ जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई कोई बड़ा सोच लेकर के वो आए हैं, अगर उनके नेता ने ये बात सोची है, तो बड़े लक्ष्य के लिए तो छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। बात यहाँ परजीवी की नहीं है, ये तो राजनीति की ज़रूरत ही है। अगर वोट को बँटने से बचाना है, तो एक विचारधारा या एक ज़रूरत वाले लोग हमेशा शामिल होते रहे हैं एक साथ। ये बीजेपी जब तक ये नहीं कर पाती थी, तभी तक तो बीजेपी सबके लिए अछूत पार्टी की तरह रहती थी, बाकी दल उससे बात ही नहीं करते थे। आज बीजेपी ने आत्मसात करना शुरू कर दिया, तो इसे कहना चाहिए आँखें बंद करके अब आत्मसात कर रही है सबको कि सभी सब धुले हुए हैं। उनके लिए तो सब जो उनके पास आ रहा है, वो सबसे अच्छा है, वो सबसे सच्चा है। उसको हमेशा आगे रखना चाहिए, कंधों पे बिठाना चाहिए, फिर वो चाहे देश के लिए कितना भी नुकसानदेह हो या देश को किसी भी तरीके से लूटा हो, वहाँ उन्हें कोई उस तरीके का कोई उनसे भेद नहीं रह जाता। वो उनसे मिलने को और उन्हें अपने दल में मिलाने को तैयार रहते हैं। और तो उसको देखते हुए अगर हम ये देखें, कांग्रेस और आप, उन्होंने साफ जब बात कही है कि हमें सबसे पहले तो बीजेपी को अलग रखना है, फिर हमें कहाँ एक साथ लड़ना है, क्या आपस में लड़ना है एक-दूसरे के खिलाफ, ये बात की बात है। और जहाँ तक दिल्ली का आपने उदाहरण दिया, तो दिल्ली वो इसलिए नहीं जीत गए कि ये एक साथ लड़ रहे थे या एक साथ नहीं लड़ रहे थे। यहाँ सवाल ये नहीं है। दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि हमें राष्ट्रीय गद्दी पर कौन राज करता दिखाई दे रहा है, तो इसलिए वो हो सकता है लोकसभा में उनको उतना मत दे देते हैं, जितने से वो वहाँ काबिज हो जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर वो जी, 5 दिल्ली को लेकर मेरा ये था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियां अलग-अलग लड़ेंगी, ये उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां साथ थी। दिल्ली के बारे में मैंने आम आदमी पार्टी के लिए ये कहा था। लेकिन आपने जिस तरह से जमीनी आकलन किया, मैं अपने देखने वालों को भी कहूंगा, ये जमीनी नजर है, ये पैनी नजर है। हरियाणा का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, बहुत कुछ इससे निर्भर करेगा, क्योंकि उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, झारखंड में चुनाव होंगे, तो एक दिशा, एक लकीर बनेगी। और जैसे मैंने कहा कि हरियाणा इतना अहम राज्य है कि बिल्कुल चेहरे में जो नाक की हैसियत होती है, तो नाक की लड़ाई है। ये नाक की लड़ाई के बारे पर हमारी नजर रहेगी। डॉक्टर विद्यार्थी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार पूरे चुनाव के दौरान हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हर दिन, लगभग हर दिन हम चर्चा करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। आपने इतनी बड़ी संख्या में एक कार्यक्रम देखा, सीधे देखा, लाइव देखा, कैपिटल हेडलाइंस के लाइव शो में आप जुड़े। आप सभी देखने वालों का भी बहुत बहुत आभार। और अपने दोनों मेहमानों के आगे तो खैर मैं नतमस्तक हुई। डॉक्टर विद्यार्थी हमारे बड़े भाई भी हैं और पत्रकारिता में बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, राजनीति में बड़ा लंबा अनुभव। दोनों डॉक्टर्स के बीच एक नॉन डॉक्टर है सवाल पूछने के लिए। एक डॉक्टर इलाज करने वाले डॉक्टर हैं जो पत्रकार हो गए हैं, और दूसरे राजनीति के डॉक्टर हैं। तो दोनों डॉक्टर्स आगे भी जुड़े रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं कैपिटल हेडलाइंस के मंच पर। सभी देखने वालों का सादर नमस्कार, सादर धन्यवाद, और आप दोनों को सादर प्रणाम। नमस्कार, शुभ रात्रि।